हाय एवरीवन एंड वेलकम टू तथागत। बहुत सारे बच्चों का एक सपना होता है एक आईएम्स से पढ़ना। और क्यों ना ये सपना देखे। आईएम्स जो है वो अपने आप में एक ऐसा नाम है जो कि विश्वास है। वहां की प्लेसमेंट्स, वहां की टीचर्स, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज टॉप नॉच। सो बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है कि वहां से हम एमबीए परस्यू करें क्योंकि ये देश के बेस्ट 20 स्कूल्स में से माने जाते हैं। अब अगर एक ऐसा ऑप्शन हो जिसमें हम 12th के बाद सीधा एक आईएम्स में चले जाए, मतलब वहां से ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिए, एमबीए भी कर लिए, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। सो इसीलिए बहुत सारे जो बच्चे हैं वो आईपीएम कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं। अब लेकिन समस्या ये है, जो आईपीएम कोर्स है, आईपीएम मतलब इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, ये जो कोर्स है वो कुछ ही आईएम्स है जो कि ऑफर करते हैं, जिसमें से एक आईएम इंदौर हो गया, रोहतक हो गया, देन यू हैव रांची, बोध गया एंड जम्मू। तो इसका मतलब है ऑप्शंस तो लिमिटेड हो गए, राइट। लेकिन अब क्या हुआ है कि एक नया प्लेयर है जो कि इस कोर्स के साथ में उतरा है इस फील्ड में। तो है ना खुशखबरी। बट ज्यादा खुश होने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि ये कोर्स जो है वो है क्या, और क्या ये डिफरेंट है जो बाकी आईएम्स ऑफर कर रहे हैं। तो उसी को इन डिटेल समझेंगे आज के वीडियो में, और जितने भी डाउट्स हैं उन सबको फुल स्टॉप लगाते हैं आज। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि थोड़ा सा ना आईएम अमृतसर का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सो आईएम अमृतसर जो है वो एक आईएम है ऑफ कोर्स, और ये 2015 में एस्टैब्लिश हुआ था। और करंटली आप देखेंगे तो उसका जो कैंपस है वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है उसके अंदर ही है, लेकिन इनकी खुद की बिल्डिंग नहीं बन रही है और बहुत जल्द कंप्लीट होने वाली है। सो 60 एकर्स में फैला हुआ अब ये इनका कैंपस होगा, इको फ्रेंडली कैंपस है और काफी सुंदर होगा ये। और आप इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो देखना चाहते हैं तो उनकी वेबसाइट में आप जाके उनकी फोटोग्राफ्स वगैरह देख सकते हैं। बहुत तेजी से काम चल रहा है इस पे। अच्छा, आईएम अमृतसर जो है वो 2015 से एस्टैब्लिश्ड है, तो उसने अपना अच्छा एक नाम कर लिया है कॉर्पोरेट्स में। तो अलग अलग टाइप की कंपनीज होगी, बैंकिंग की, फाइनेंस से रिलेटेड, आपका कंसल्टिंग फर्म्स, मार्केटिंग फर्म्स, ये सारी फर्म्स जो है वहां से रिक्रूटमेंट करती है। तो अब एक अच्छा खासा नाम हो चुका है अमृतसर का। और खास बात यह भी है कि अमृतसर जो है वो जो आईएम अमृतसर है वहां पर स्टूडेंट विंग जो है वो भी काफी एक्टिव है। तो बहुत सारी सोसाइटीज होती हैं, इंटर्नशिप्स होती हैं वहां पर आप रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। तो आपको बहुत ही डाइवर्स और वेरिड एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा आईएम अमृतसर के बारे में। इस पे आप और डिटेल में देखिए। मैं हमेशा मानता हूं कि अगर आपको और समझना है चीजों को तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और वहां से आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी, राइट। तो अब देखो, ये तो हमने बात कर ली आईएम अमृतसर की, लेकिन ये जो अपना कोर्स ऑफर कर रहा है आईपीएम का, वो क्या है उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए, अब जो कोर्स है ना, पहली बात है ये बेसिकली आईपीएम है। तो आईपीएम मतलब क्या हुआ कि 3 साल आप पहले ग्रेजुएशन करते हैं और उसके बाद में 2 साल आप रेगुलर तरीके से एमबीए परस्यू करते हैं। तो मतलब 5 साल के बाद में आप ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों कंप्लीट करके बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो अब जो पहले 3 साल है, यूजुअली अगर आप इंदौर देखें, रांची देखें, जो बाकी देते आ रहे हैं, जो बाकी आईपीएम कोर्स को ऑफर करते हैं, उसमें बेसिकली वो होता है बीबीए प्लस एमबीए। तो पहले 3 साल आप बीबीए पढ़ते हैं। लेकिन ये जो कोर्स है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? क्योंकि जो आप पहले 3 साल में देखेंगे तो आप यहां पर बैचलर ऑफ साइंस पढ़ते हैं, लेकिन साइंस किसमें? इन क्वांटिटेटिव फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। तो इसका फुल फॉर्म है BSFQE। ठीक है, सो अब ये जो है ये बैचलर्स ऑफ साइंस है, ये बीबीए नहीं है। लेकिन अब आप किस में कर रहे होगे ये साइंस? आप कर रहे होगे इकोनॉमिक्स में और फाइनेंस में। और देखिए, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स जो है वो एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा है मैनेजमेंट का। सो इसको देखकर ऐसे मत सोचिएगा ये तो एकदम अलग ही हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये सारी चीजें जो है ये बहुत रेलेवेंट है जब आप एमबीए करते हैं। अब जब आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो उसके हिसाब से काफी रेलेवेंट आपका ग्रेजुएशन का ये कोर्स हो गया, राइट। और जो दूसरा है आपका जो 2 साल इसके बाद में ये कंप्लीट करने के बाद में आप जो 2 साल परस्यू करेंगे वो क्या होगा? अपना नॉर्मल एमबीए, जैसे हम एमबीए करते हैं वही आपका होगा। तो अल्टीमेटली ये आईपीएम ही है, बट एक अलग फ्लेवर के साथ में है, जिसमें पहले 3 साल आप बैचलर ऑफ साइंस करेंगे, किसमें? फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में। तो अब थोड़ा सा ना ओवरव्यू ले लेते हैं कोर्स, मतलब आप इसमें क्या पढ़ने वाले हैं और ये किस तरीके से आपका स्ट्रीमलाइंड होगा, किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड होगा आपका कोर्स। ठीक है, तो उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो अब आप ऐसे समझिए कि बेसिकली क्या होता है, इस कोर्स की सबसे मेन हाईलाइट है कि यू स्टडी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स।
जो पहले 3 साल आप पढ़ रहे हैं, तो आपका मेन फोकस हो रहा है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में। अब देखिए क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का मतलब क्या हुआ, ऐसे मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मॉडल्स को हम अप्लाई करते हैं, और किस में करते हैं हम लोग, जो न्यूमेरिकल डेटा होता है उसको एनालाइज करने में, इंटरप्रेट करने में, तो उससे हमारे को डेटा पैटर्न्स हम निकाल सकते हैं, उसके बेसिस में अपने को इंसाइट्स मिलती है। और ये सारी जो टेक्निक्स है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो आप पढ़ेंगे इसमें बेसिकली, वो सारी की सारी फिनांस में, इकोनॉमिक्स में आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, एंड यू कैन रेवोल्यूशनाइज दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, सो पहले 3 साल आपने जो पढ़ा, जो देखिए काफी हद तक इसमें आप समझ सकते हैं स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व है, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, और उसको स्टडी करके आपने कहां पर अप्लाई करना है, फाइनेंस में और इकोनॉमिक्स के डोमेन में। ठीक है, और उसके साथ साथ में आप मैनेजमेंट तो कर ही रहे हैं 2 साल, तो जो भी आपके बिजनेस के एरियाज होते हैं, जैसे मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस तो आपने कर ही रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, ऑपरेशंस हो गया, उसका भी आपको पूरा ज्ञान मिलेगा। तो मतलब आप एक तरीके से समझिए एकदम कंप्लीट पैकेज है विथ मोर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स वो इकोनॉमिक्स और फाइनेंस। मतलब इनका जो मेन गोल है वो है आपको फाइनेंस में और इकोनॉमिक्स में लीडर्स बनाने का, राइट। सो उस तरीके से कोर्स काफी अच्छे से डिजाइंड है। अब थोड़ा सा और समझते हैं चीज को। तो देखिए मेन चीज अगर आप देखेंगे इसमें, जो आपका कोर्स स्ट्रक्चर है पूरा, उसमें कोर जो है, जो कोर आपके सब्जेक्ट्स होंगे, जो कोर जिस पे आप काम कर रहे होगे, दैट इज इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, इसकी जो मेन हाईलाइट है दैट इज इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में, और मैनेजरियल एक टच के साथ में। ठीक, अब फाउंडेशन में जब आप पढ़ेंगे, कोर तो ये हो गया, फाउंडेशन में आप देखेंगे तो आप अलग अलग एस्पेक्ट, अलग अलग चैप्टर्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे होंगे डिटेल, जैसे कि कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, ऑफ कोर्स भाई आप पूरा का पूरा इसमें आप देखेंगे तो मैथमेटिक्स एक इंटीग्रल पार्ट हो गया, देन स्टैटिस्टिक्स इज आल्सो अ पार्ट ऑफ इट। उसके अलावा आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी सीखते हैं। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। मतलब हम मैनेजमेंट के साथ साथ में मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, हम स्टैट्स भी पढ़ रहे हैं, हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है वो भी कर रहे हैं, क्योंकि समझिए बात को कि सिर्फ मैनेजमेंट से काम नहीं चलता। अगर आपके पास एक टेक्निकल ओवरव्यू है तो फिर आप बहुत अच्छे से चीजों को मैनेज कर सकते हैं और आप एक सक्सेसफुल कॉर्पोरेट लीडर की तरह इमर्ज कर सकते हैं। तो ये चीज बड़ी अच्छी है उनकी। उसके अलावा अगर आप देखेंगे जो इंटरडिसिप्लिनरी जो आपके कोर्सेज हैं, उसमें मार्केटिंग हो गया, मार्केटिंग भी आप पढ़ रहे होगे। ठीक है, आप ऑपरेशंस पढ़ रहे होगे, ऑपरेशंस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, और आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी पढ़ रहे होगे। मतलब आप जो वेरियस फेसेट्स ऑफ मैनेजमेंट होता है सबका आप एक ओवरव्यू ले रहे होगे। ठीक है, और अब सिर्फ पढ़ाई ही नहीं कर रहे होगे आप। ठीक है, यू विल ऑल्सो डू द एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन पार्ट कैसे होगा? दैट वुड बी थ्रू इंटर्नशिप्स, दैट वुड बी थ्रू रिसर्च प्रोजेक्ट्स। तो सोशल इन्वॉल्वमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे आपके, इंटर्नशिप्स होगा, रिसर्च प्रोजेक्ट्स होगा। अब देखो इनका जो बेसिकली जो ब्रोशर है और इन्होंने जो नोटिफिकेशन दिया है उसमें ना इन्होंने इसके बारे में बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है कि जो सोशल इन्वॉल्वमेंट प्रोजेक्ट है, आपको सेकेंड ईयर के बाद में एक सोशल इन्वॉल्वमेंट प्रोजेक्ट करना पड़ता है, और वो जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में आप सोसाइटी के डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो हैं उनको एक एक्सपोजर लेते हो उनसे, उनका, और बेस्ड ऑन बेसिकली जो आपने एक्सपोजर लिया, आपने उनको समझा, करीबी से समझा आपने, आप उसमें क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करते हो। तो एक बेसिकली सोशल एंगल भी इन्होंने दे दिया, बहुत बढ़िया बात है। तो उसके अलावा जो भी आप अगर मान लो, इसमें एक चीज बता रहा हूं मैं आपको कि आपके पास में ना 2 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन ये है कि आप पूरे 5 साल कंप्लीट करो, या दूसरा ऑप्शन ये भी आपके पास में कि आप पहले 3 साल पढ़ो, बीएससी आपने कर लिया और उसके बाद में आपने इसको क्विट भी कर दिया, ये भी आप कर सकते हो। तो जो बच्चे पूरे 5 साल का कोर्स ऑप्ट करते हैं, मतलब वो परस्यू करना चाहते हैं पूरा, तो 3 साल के बाद में एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर आपके पास में एक इंटर्नशिप होती है जो आपको करनी होती है। वो 2 से 2.5 महीने की इंटर्नशिप होती है और डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर्स में आप कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स इसकी असिस्टेंस जो होती है, इंटर्नशिप असिस्टेंस जो है, ये आपको कॉलेज से मिलती है। सो वेरियस कंपनीज फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, यहाँ से कंपनीज आती हैं और वहां पर आप इंटर्नशिप परस्यू कर सकते हो। ठीक है, सो ये बेसिकली आप एक तरीके से समझिए जो कोर्स है उसमें आप काफी हद तक नंबर्स पे बात कर रहे होगे। ठीक है, आप स्टैटिस्टिक्स को यूज कर रहे हो, डिफरेंट फाइनेंशियल टूल्स जो होंगे वो आप पढ़ रहे होगे, इकोनॉमिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ रहे होगे, और उसके साथ साथ में जो बाकी हिस्से हैं, बाकी जो फंक्शनल डोमेन्स होती हैं आपके पूरे किसी भी एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो उन सब एलिमेंट्स को भी आप कर रहे होगे, और साथ साथ में
बेसिकली आप रिसर्च भी कर रहे होगे, आप इंटर्नशिप्स भी कर रहे होगे, तो आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिल रहा होगा अलॉन्ग विद द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ इट, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और है कि अब इसमें आपका कैसे चलेगा, फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ोगे, सेकंड में क्या पढ़ोगे, और ये जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें और क्या डिटेलिंग होगी, इसके लिए उसको हम पूरा इस वीडियो में कवर तो नहीं कर सकते, तो उसके लिए यू कैन विजिट देयर साइट, और वहां पर साइट में आपको बहुत आराम से बहुत डिटेल में पूरा कोर्स जो है उसमें चैप्टर वाइज आपको क्या क्या आप पढ़ने वाले हो, किन किन एस्पेक्ट्स पे आप ध्यान देने वाले हो, ये बहुत डिटेल में दिया हुआ है, तो प्लीज गो थ्रू द वेबसाइट, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सो अब नेक्स्ट चीज जो अपने को समझनी है कि भाई देखो, हमें कोर्स के बारे में तो पता चल गया, अच्छा कोर्स है, स्ट्रक्चर देख के तो सही लग रहा है हमें। अब बात ये आती है कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, भाई क्या आप इसके लिए एलिजिबल हो भी कि नहीं हो, तो उसको समझ लेते हैं। तो बेसिकली यहां पर 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। पहली तो एज से रिलेटेड है। सो एज की क्राइटेरिया ये बोल रहा है कि कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 20 इयर्स ऑफ एज एज ऑफ 1 जुलाई 2025। 1 जुलाई 2025 तक अगर आप देखेंगे तो आपको 20 साल से ज्यादा की आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए, ये आपका एज का एक क्राइटेरिया हो गया। दूसरा जो क्राइटेरिया है दैट इज अ क्वालिफाइंग एग्जाम, मतलब ये है कि 10th तो आपको पास करनी ही करनी है, राइट, और उसके साथ साथ में जो 12th स्टैंडर्ड है, यू शुड हैव पास्ड 12th स्टैंडर्ड। और अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये है कि जो आपने 12th पास करी होगी, आपको मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी पेपर होना चाहिए। मतलब जब आपने पढ़ा होगा 12th में आपकी मैथ होनी चाहिए। तो जो बच्चे नॉन मैथ के हैं, जिन्होंने मैथ नहीं ली थी, तो अफसोस की बात है, आप लोग इस कोर्स को परस्यू नहीं कर सकते। बट यस, जिन्होंने मैथ ली है या अप्लाइड मैथमेटिक्स उनका 12th में सब्जेक्ट रहा है, उनके लिए बहुत अच्छी चीज है, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। अब तीसरी चीज है, एक मिनिमम परसेंटेज की इन्होंने एक और क्राइटेरिया रखा है कि 10th में और 12th में आपके मिनिमम कितने होने चाहिए, 60% होने चाहिए। 60% जो है दैट इज द मिनिमम, ठीक है। और एक रिलैक्सेशन है आपकी SC ST कैटेगरी से हो या पर्सन्स विद डिसेबिलिटी से हो, तो फिर आपको उस केस में 55% आपका मिनिमम होना चाहिए। तो ये 3 इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। जो सेकंड वाला है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका मैथ होना चाहिए। बाकी जो है परसेंटेज 10th में और 12th में आपके 60 या 60 से अबव होना चाहिए, ठीक है। और जाहिर सी बात है, जो अभी 12th में हैं, जो अभी बोर्ड्स के एग्जाम दे रहे होंगे, ठीक है, आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो इसमें। ऑफ कोर्स द पॉइंट इज कि जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जब आप मान लो आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो उसके बाद में आपको बेसिकली अपनी मार्कशीट्स को फर्निश करना पड़ेगा। तब तक आपको पास हो जाना चाहिए, और किससे, 60% मार्क्स से ज्यादा, ठीक है। तो ये हो गई अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो अब हम कैसे पहुंचे इस पे, मतलब जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो क्या होगा, उसको थोड़ा समझते हैं। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो पार्ट है दैट इज द एप्लीकेशन प्रोसीजर। तो भी एप्लीकेशन भरोगे आप, तो उसका एक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है उसको समझते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि यू हैव टू फिल इन द IPMAT इंदौर फॉर्म। तो ये क्यों करना है, उसका मतलब समझिए। भाई इन लोग जो हैं, इन लोग अपना टेस्ट अलग से कोई कंडक्ट नहीं करा रहे। सो व्हाट दे आर डूइंग इज कि जो आप IPMAT इंदौर है, जो आपने टेस्ट उसका दिया होगा, उसका जो स्कोर होगा उसको ये कंसिडर करेंगे, और उसके बेसिस पे इन लोग कॉल लिस्ट निकालेंगे, उसके बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स वुड बी डन, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि भाई आपको IPMAT इंदौर का फॉर्म फिल करना है, ठीक है। अच्छा, अब IPMAT इंदौर के ऊपर जो फॉर्म उसका निकला है उसके बारे में डिटेल में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, हमारे वीडियोस में मैंने शेयर किया है कि कैसे बेसिकली क्या फॉर्म जो है उसमें क्या कितने की फीस है, क्या लास्ट डेट है, उसमें क्या पैटर्न होता है उसका, वो सारी चीजें हमने डिटेल में दी हुई है। सो आप कमेंट में भी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, और जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी मैं इस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो उसको प्लीज गो थ्रू दैट, ठीक है। अच्छा, ये अपना पहला स्टेप हो गया। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में अब आपको इनका फॉर्म भरना है। मतलब आप जाएंगे, इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, तो वहां पर इनका खुद का जो IPM कोर्स है उसका जो फॉर्म है, वो फॉर्म आपको फिल करना है, ठीक है। अच्छा, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें बेसिकली आपको एक अमाउंट भी पे करना पड़ेगा, डिटेल्स डालनी है आपको, राइट। उसके अलावा आपको एक फी पे करनी है। वो जो फी है वो नॉन रिफंडेबल होती है, एज हम हर एक फॉर्म में जानते हैं चीज को। तो उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई जब आपने इसका फॉर्म भरा होगा तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा आपको, राइट। वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आपको यहां पर भी फिल इन करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो फिर एप्लीकेबल नहीं हो आप, ठीक है। सो जब आप IPMAT इंदौर का फॉर्म फिल कर रहे होगे तो जो रजिस्ट्रेशन यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है वो आपको इसमें फॉर्म में फिल इन करना पड़ेगा, ठीक है।
और उसके बाद तीसरा पड़ाव ये है, यू हैव टू अपीयर फॉर द आईपीमैट इंदौर टेस्ट। जाहिर सी बात है भाई, अगर ये उसका स्कोर ले रहे हैं तो आपको आईपीमैट टेस्ट तो देना ही पड़ेगा ना, तभी तो उसके स्कोर को वो फेच करके अपने नेक्स्ट राउंड की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये तीन चीजें, पहले आईपीमैट इंदौर का फॉर्म भरना आपको, ठीक है, उसके बाद में इनके कॉलेज का फॉर्म भरना और उसमें हमें वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था हमारे को वो हमें फिल इन करना है और आईपीमैट का टेस्ट देना है। ठीक है, अभी एप्लीकेशन वाला हो गया। तो अब अगला जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग का है कि कैसे शॉर्ट लिस्टिंग हो रही है। भाई सबसे पहली चीज है कि भाई शॉर्ट लिस्टिंग जो होगी बेस्ड ऑन योर टेस्ट स्कोर है। अब ये टेस्ट स्कोर का मतलब क्या हुआ, आपने जो आईपीमैट का टेस्ट दिया था उसके स्कोर के बेसिस में आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। ठीक है, अच्छा अब ये कितनी मिनिमम कट ऑफ होगी, क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है। ठीक है, सो हमें जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होते जाएंगे तो हमें पता चलेगा उसके बारे में, बट एक मोटा मोटा हम ये मान सकते हैं कि भाई कुछ अच्छे स्कोर्स आएंगे तभी यू विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द सेकेंड राउंड। ठीक है, अभी जो सेकेंड राउंड है, सेकेंड राउंड क्या है भाई, सेकेंड राउंड जो है आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, राइट। तो बाकी में भी जैसा हमने देखा था कि सेकंड राउंड में हमेशा इंटरव्यू होता है। क्यों पर्सनल इंटरव्यू होता है, क्योंकि वो आपको जानना चाहते हैं, आप वो जानना चाहते हैं कि आप करंट अफेयर से कितना वाकिफ हैं, मतलब आपके आसपास क्या गतिविधियां हो रही हैं इससे आप कितने वाकिफ हैं। वो ये जानना चाहते हैं आप एकेडमिकली कितने साउंड हैं। ठीक है, वो एज अ पर्सन आपको देखना चाहते हैं, आपके कम्युनिकेशन के स्किल्स को देखना चाहते हैं, वो आपके बॉडी लैंग्वेज को देखना चाहते हैं। तो ये सारे प्रोसेस जो है, मतलब जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है उसका मकसद ही ये है कि वो आपको होलिस्टिकली जज करना चाहते हैं। ठीक है, और उसके बाद में आपको यू हैव टू अपीयर फॉर द आईपीमैट इंदौर स्टेप, ये तो पहले हम कर चुके हैं, राइट। ठीक है, ये अगर होगा तभी हम पहुंच पाएंगे उसमें। ठीक है, तो इसको इग्नोर करिए ये बात को, बट मेन चीज जो है हमारा जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी, जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे, अब उसके बाद जो इंटरव्यू आप देंगे, राइट, उसके बेसिस पर आपका एक स्कोर कैलकुलेट होगा। तो अब जो कॉम्पोजिट स्कोर बनेगा, भाई आपने टेस्ट दिया, टेस्ट का स्कोर हुआ और उसके बेसिस पे फिर आप शॉर्टलिस्टेड हुए, फिर उसका एक स्कोर होगा। तो अब एक कॉम्पोजिट स्कोर बनता है। तो कॉम्पोजिट स्कोर कैसे बनता है, उसका क्या वेट है उसको समझ लेते हैं। सो अब देखिए, इन्होंने जो अपनी ऑफिशियल साइट पे कॉम्पोजिट स्कोर का वेट दिया हुआ है, इन्होंने 3 एलिमेंट्स बताए हुए। पहला हो गया एटीएस। एटीएस का मतलब हुआ एप्टीट्यूड टेस्ट का स्कोर, जो भाई आईपीमैट का स्कोर का टेस्ट जो था उसका स्कोर, उसका वेट इन्होंने 70% दिया हुआ है। ठीक है, और पीआई स्कोर मतलब जो पर्सनल इंटरव्यू है उसका स्कोर का वेट है आपका 35%, एंड जेंडर डाइवर्सिटी का जो आपका वेट है दैट इज 5%, राइट। सो अब यहां पर एक छोटा सा पंगा है, छोटा सा ये है कि अगर आप इनको ऐड करते हैं तो 100% तो नहीं आ रहा, ये तो एक्सीड कर रहा है। सो प्रॉब्ली दे विल गिव यू मोर क्लैरिटी, बट पॉइंट ये समझिए कि 3 एलिमेंट्स हैं, 3 चीजों पर आपको इवैल्यूएट किया जाएगा। पहली चीज हो गया आपका टेस्ट स्कोर, दूसरी चीज हो गया आपका इंटरव्यू, और तीसरी चीज जो है दैट इज जेंडर डाइवर्सिटी, राइट। सो जहां तक मुझे समझ आ रहा है तो जेंडर डाइवर्सिटी का मतलब ये हो कि अगर आप गर्ल हैं तो आपको कुछ एक 5% एक्स्ट्रा उसका वेट मिलेगा, अगर आप नहीं हैं गर्ल, आप बॉय हैं तो फिर आप एक डिसएडवांटेज में। ठीक है, सो दिस इज हाउ द कॉम्पोजिट स्कोर इज कैलकुलेटेड। और जब ये कॉम्पोजिट स्कोर कैलकुलेटेड होता है तो इसके बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट बनती है। वो जो मेरिट लिस्ट बनती है फिर उसके बेसिस पे आपको फाइनल कॉल्स आती हैं। अब आपका डिसीजन होता है कि आपको कोर्स को परस्यू करना है या नहीं करना। ठीक है, सो आई होप कि पूरा प्रोसेस आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा, राइट, कि भाई कोर्स के बारे में हमने बात कर ली, कैसा है ये कोर्स। ठीक है, दूसरी बात हमने देख लिया कि क्या एप्लीकेशन प्रोसीजर है। हमने तीसरी चीज ये देख ली कि भाई सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, कॉम्पोजिट स्कोर जो होगा उसके क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होंगे, राइट। अब जाहिर से बात है, अब जो हर कॉलेज होता है उसमें रिजर्वेशन होता है, राइट। तो अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि रिजर्वेशन किस हिसाब से एलोकेटेड है, सीट्स जो है, जो रिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए सीट्स कैसे एलोकेटेड होंगी। बेसिकली अगर आप एनसी ओबीसी कैटेगरी से, नॉन क्रीमी ओबीसी कैटेगरी से, तो आप उस केस में देखेंगे तो वहां पर उनके लिए 27% रिजर्वेशन है। अगर एससी कैटेगरी को देखेंगे तो 15% का रिजर्वेशन है। एसटी कैटेगरी के लिए 7.5% का है। ईडब्ल्यूएस के लिए अप टू 10% का है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, ठीक है, उसके लिए अप टू 10% है। कितना रहेगा वो देखना पड़ेगा। और अगर आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं तो उसके लिए 5% का रिजर्वेशन रहेगा। ठीक है, सो अब ये जो फॉर्म है, फॉर्म के फिल करने की लास्ट डेट क्या है उसको भी एक बार देख लेते हैं। दैट इज 12th of April 2025। जब आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे और फॉर्म को फिल करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि लास्ट डेट जो है वो 12 अप्रैल है। ठीक है, तो उसे डिले नहीं करना। सो बेसिकली अगर आप चाहते हैं परस्यू करना तो पहले ही भर दो फॉर्म। मैं हमेशा यही बोलता हूं कि जो अभी काम करना है बाद में करने से बेहतर अभी कर लो उसे, राइट। तो 12th अप्रैल है, इस चीज को अपने को ध्यान रखना है। ठीक,
अब बात आती है कि भाई ये कोर्स हमें परस्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर मैं कोर्स स्ट्रक्चर को देखूं, ये आईएम्स है तो अभी तक आईपीएम की एक अच्छी रिपोर्ट आती रही है, सो उसी कैटेगरी में एक नया कॉलेज जुड़ जाता है। प्लेसमेंट्स का सपोर्ट हमेशा रहेगा, टीचर्स बहुत अच्छे होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहेगा, सब कुछ आपको बहुत एक वेल राउंडेड एक एक्सपोजर मिलेगा, तो उन मायनों में तो बहुत अच्छा है। बट देखिए क्या है ना कि अभी ये नया कोर्स है, सो अभी ये जस्ट लॉन्च हुआ है, तो इसके ऊपर में कमेंट कर पाना ये कितना अच्छा है कितना नहीं है ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। ठीक, तो अगर आप करना चाहते हैं, आप एक आईएम से पढ़ना चाहते हैं, उस ब्रांड को लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इट इज अ गो टू कोर्स, आप बिल्कुल परस्यू करिए इसे। ठीक है, बट अगेन यू डोंट नो इसके बारे में, तो इस पे ज्यादा टिप्पणी देना मुश्किल है। मेरा काम था आपको ये बताना आज कि कैसे आप इसको परस्यू कर सकते हैं, कोर्स के हाइलाइट्स क्या हैं, बाकी इट इज योर कॉल। फॉर्म तो भर दीजिए, टेस्ट के बेसिस पे सिलेक्शन जो प्रोसीजर हो उसको तो फॉलो करिए, देखते हैं उसके बाद में आप बेस्ड ऑन द कॉल्स जो आपके पास आएंगी, आपके पास क्या ऑप्शंस होंगे उसके बेसिस पे देन यू शुड टेक अ फाइनल कॉल। ठीक है, अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपको बताया इस कोर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आईपी मैट इंदौर का टेस्ट देना पड़ेगा, राइट। लेकिन आईपी मैट इंदौर के टेस्ट के लिए आपको प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। ठीक, तो अब उस प्रिपरेशन के लिए व्हाट यू कैन डू इज कि आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो लास्ट वीक ऑफ मार्च से चालू होगा, जैसे आपके बोर्ड्स के एग्जाम खत्म हो जाते हैं उसके बाद में वो क्रैश कोर्स चालू होगा। आप हमें ऑफलाइन मोड में भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं हमें मोड, राइट। और बहुत समय से हम पढ़ाते आ रहे हैं, तो आप हमारी टीचिंग कैपेबिलिटीज को भी जानते हैं। तो प्लीज अगर आप करना चाहते हैं, एनरोल करना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर। ठीक है, और हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। बाकी ये चीज मान के चलिए कि अभी जो टाइम है, अभी इस समय बहुत सारे फॉर्म्स निकलते जा रहे हैं, तो आप भी देख रहे होंगे बहुत सारे वीडियोस भी आते जा रहे हैं। ठीक है, तो सारे फॉर्म्स को फिल करिए, सारे ऑप्शंस अपने साथ ओपन रखिए और फिर बाद में टेस्ट दीजिए। अब एक प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करिए, उसके बाद में जब भी आप फाइनली कन्वर्ट कर लेते हैं ना, उसके बाद में हमारे को स्टेप लेना चाहिए, तब हमारे को डिसाइड करना चाहिए कि हमें किस कॉलेज में जाना है कि नहीं जाना। लेकिन अभी मैं मानता हूं बहुत बच्चे पूछते हैं, सर ये वाला फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं, वो वाला भरना चाहिए कि नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको आपके रडार में कुछ आ रहे हैं कॉलेजेस जो आप टारगेट कर रहे हैं, आपको सबके फॉर्म तो भरने ही चाहिए। अगर मान लो आपको जाना है नहीं जाना, दैट इज डिपेंडेंट ऑन कि आप उस समय आपको फाइनली आपके पास क्या ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, सो आई होप कि इस वीडियो में हमने काफी चीजें क्लियर कर दी है, कोर्स के बारे में हमने आपको बता दिया है। और अगर आपको और डिटेल में समझना है, कोर्स के हाइलाइट्स को समझना है, तो आप आईएम अमृतसर की वेबसाइट में, ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए। वहां पर बहुत ही क्लियरली उन्होंने बहुत डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां से आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, सो अगर मान लो कोई कंफ्यूजन होती है तो प्लीज हमें कमेंट में बताइएगा। एंड हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। और प्लीज अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो आते रहेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, बेल आइकन को नहीं प्रेस किया होगा, तो आप मिस आउट कर जाएंगे, तो वो हम नहीं चाहते। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में, कॉलीग्स के साथ में शेयर करिए, ताकि उनको भी पता चले कि भाई ये एक नई चीज आई है, ये जो कोर्स आया है ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। सो जितना आप स्प्रेड करेंगे वर्ड्स को, उतना सबके लिए भला है। ठीक है, तो इसी नोट पर एंड करता हूं। थैंक यू, एंड कुछ भी दिक्कत होती है प्लीज कमेंट में बताइएगा। हैप्पी लर्निंग।